नमस्ते। तो आज है संडे। संडे मतलब 19 दिसंबर और संध्या के 5:55। पाँच बजकर पाँच पाँच बजकर 55 मिनट। मैं अपने बेडरूम से ही बात कर रहा हूँ। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे हिंदी में ही। अच्छा देखिए, आज का टॉपिक कोई अलग टॉपिक नहीं है। मतलब मैं वीडियोस देखते रहता हूँ। आप ऐसा मत समझिए कि मैं सभी के वीडियोस देखता हूँ। हज़ारों लाखों वीडियोस देखता हूँ। तो अभी एक मैं वीडियो देख रहा था एक बहन का। वो मुझसे छोटी है तो बहन कहूँगा। वो भी कुछ अध्यात्म के बारे में बात करती है। उसे अध्यात्म में रुचि है। तो वो कह रही थी, उसका वीडियो इस पर था। उसका टॉपिक ये है कि वो आश्रम बनाना चाहती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। और वो कहती है कि करीब 2-3 ओशो आश्रमों में वो गई है। उसे कुछ वीडियोस वगैरह है वहाँ से लिए हुए। और फिर बाद में उस 3-4 ओशो आश्रम में 3-4 बार जाने के बाद उसकी अब इच्छा ही खत्म हो गई है ओशो आश्रमों में जाने की। अब वो जाना नहीं चाहती वहाँ। और वो कहती है कि मतलब उसे वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, सो शी हैज़ गॉट ए कंप्लेन। मतलब ओशो आश्रम में जो भी हो रहा है उसके प्रति उसे उसे अब घृणा हो गई है। मतलब अब उसका ये कहना है कि जिस तरह से भी ओशो आश्रम चलाए जाते उस तरह से उसे आश्रम चलाना नहीं है। यदि कल के दिन वो सक्षम हो जाती है अपना खुद का आश्रम खोलने में या चलाने में, तो वो ये कहती है कि मैं उस तरह से नहीं चलाऊंगी जिस तरह से ओशो आश्रम चलाए जाते हैं। अच्छा, उसे दो मुख्य बातों से चिंता है। उसकी चिंता मुख्य 2 बातों में मुझे दिखाई देती है। 2 constraints, 2 issues on which she has some kind of an resentment. तो वो कहती है कि एक तो ओशो आश्रम चलते हैं और डोनेशन दिया जाता है, डोनेशन से चलते हैं। और वो कहती है कि जो डोनेट करते हैं पैसे, तो उनके नाम लिखे जाते हैं बोर्ड पर। तो जो बोर्ड पर नाम लिखे जाना, ये उसे मंजूर नहीं है, ये उसे पसंद नहीं है। अच्छा, वो ये कहती है, उसको ये टर्म करती है, मतलब उसे नाम देती है कि वो कहती है कि अहंकार की पुष्टि है। मतलब कोई अगर से डोनेशन देता है और उसका नाम अगर से वो कहता है कि मेरा नाम वहाँ पर आना चाहिए बोर्ड पे, और वो बोर्ड पे नाम दिखाए जाते हैं, तो वो एक अहंकार की पुष्टि है। एक कारण तो एक ये है उसका। अच्छा, दूसरा कारण ऐसा वो कहती है कि जैसे उसने कोशिश की 1-2 लोगों से आश्रम चलाने से, तो देखिए किसी की जगह होती है, वो खुद कह रही है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है आश्रम बनाने के, आश्रम चलाने के। तो जब मैं दूसरे कुछ लोगों से बात की, जैसे किसी के पास जगह है, वो जगह देने के लिए तैयार है। फिर वो कहता है कि नहीं, खाना मेरा होगा। वो कहती है कि ये मुझे पसंद नहीं है। तो वो कहती है कि खाना भी मेरा ही होगा, आश्रम जिस तरह से मैं चलाऊंगी वो मेरे ही एडमिनिस्ट्रेशन से चलेगा, मेरे कंडीशंस होंगे। अच्छा, वो यहाँ तक भी बात करती है कि मैं मोबाइल अलाउड नहीं करूँगी, मोबाइल मैं खींच लूँगी, मैं अपने पास रख लूँगी। अरे भाई, आप ध्यान के लिए आ रहे हो तो आपको मोबाइल क्यों चाहिए, वगैरह वगैरह। तो एक तो खाने की, और वो खाना किसी और का कोई और देना चाहता है। सी, देर इज ऑलवेज ए काइंड ऑफ ए डील। अगर से आश्रम इज लाइक ए बिजनेस, राइट? आश्रम क्या होता है? एक बिजनेस ही है जिस तरह से चलाए जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली तो वहां पर शेयर्ड पावर है। यदि आपके पास दम है, आपके पास रिसोर्सेस है, अनकंडीशनल वे से आप चलाना चाहते हो, मतलब केवल आपके कंडीशन से चलाना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि कोई डिपेंडेंसी हो,
तो फिर आप में उतना सामर्थ्य होना पड़ेगा, सब कुछ आपके पास होना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, हर आश्रम एक कॉस्ट सेंटर है, वहां पर कुछ कॉस्ट इनकर होगी, पैसा लगेगा। यदि आपको प्रॉफिट सेंटर नहीं बनाना है तो एटलीस्ट ब्रेक इवन पे चलाना पड़ेगा। तो वो पैसा कैसे आएगा? तो वो कह रहे कि मैं चार्ज करूंगी थोड़ा बहुत, मतलब मिनिमम जो अमाउंट लगना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, भले ही वो प्रॉफिट सेंटर ना बने, मुझे कुछ शेयर करना है अध्यात्म के ऊपर, ध्यान के ऊपर, तो मैं वो शेयर करूंगी, लेकिन मैं इस तरह से नहीं चलाऊंगी जिस तरह से ओशो आश्रम चल रहे हैं। तो एक तो हो गया फिनेंसेस नहीं है, तो कोई डोनेशन देगा तो उसका नाम नहीं आना चाहिए। दूसरा, खाना कोई और नहीं बनाएगा, ये खुद बनाएगी, क्योंकि वहां पर वो नाम लेती है सात्विक भोजन। भाई आप अगर से ध्यान के लिए आ रहे हो तो आपको अच्छा खाना क्यों चाहिए? जिस तरह से पार्टियों में या शादियों में, किसी फंक्शंस में जिस तरह से खाना दिया जाता है, उस तरह का खाना क्यों चाहिए? सात्विक भोजन होना चाहिए। ये शब्द वो यूज करती है, सात्विक भोजन, जो ध्यान के लिए उपयुक्त हो। तो ये दूसरा उसका कंस्ट्रेंट है, हर्डल ऑन द वे ऑफ स्टार्टिंग हर ओन आश्रम। अच्छा, तीसरा वो फिर कहती है कि जो ओशो आश्रम में जो लोग आते हैं वो सभी, करीब करीब सभी वासनाग्रस्त होते हैं, कामनाग्रस्त होते हैं। तो वो ये कहती है कि बहुत सारे लोग ओशो आश्रम में जो आते हैं ध्यान के नाम पर, वो केवल अपनी आंखें सेकने के लिए आते हैं, ऐसा वो कह रही है। ठीक, तो इस तरह से उसके 2-3 कारण हैं। उसको अपना आश्रम तो चलाना है, वो साफ सीधे कहती है मुझे आश्रम चलाना है, मैं खुद एक आश्रम चलाना चाहती हूँ, ध्यान आश्रम। वो कहती है वो ध्यानाश्रम होना चाहिए, केवल ध्यान के लिए होना चाहिए। वो बहुत छोटी लगती है मेरे उम्र में से, तो इसलिए मैं उसे बहन कह रहा हूँ। तो अच्छा, बहन इसलिए कि वो अध्यात्म का मार्ग उसे पसंद है। तो ठीक, तो ये 2-3 बातें हैं जो उसे आश्रम तो शुरू करना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है। दूसरा, सभी कंडीशंस वो अपने रखना चाहती है, एडमिनिस्ट्रेशन खुद का अपने ढंग से चलाना चाहती है। तीसरा, भाई जो भी लोग आए हैं वहां पर वो कामनाग्रस्त नहीं होने चाहिए, वासनाग्रस्त नहीं होने चाहिए, ऐसा लगता है उसके बातों से। फिर तीसरा वो कहती है कि, अच्छा वो तो नहीं कहती है, लेकिन मैं और सारे वीडियोस जब देखता हूँ तो उस आश्रमों के फ्रॉड्स के बारे में भी बातें चली आ रही। अभी दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, वो प्रोटेस्ट में जो अनुयायी है ओशो के, कुछ अनुयायी जो अभी जो ओशो के आश्रम पूना में और 1-2 जगह जहाँ चल रहे हैं, तो वहाँ के फ्रॉड्स के बारे में बात करते हैं। तो एक बात ये भी है कि कुछ ओशो आश्रम में फ्रॉड्स की बातें चल रही। ये पूना का आश्रम भी जो है, एलिगेशंस तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ केसेस चल रहे हैं, एफआईआर है। यहाँ पर का जो एडमिनिस्ट्रेशन जिन लोगों के हाथ में आया है, तो एलिगेशंस ये है कि वह भी पैसे लॉन्डर करते हैं, यहाँ से पैसे बाहर के देश ले जाते हैं, तो वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें बहुत सारी ओशो आश्रमों की आती है। तो ये बहन कह रही है कि भाई मुझे आश्रम चलाना है, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं चलाना है जिस तरह से ओशो आश्रम अभी चलाए जाते हैं। मैंने बताई आपको 2-3 बातें। अच्छा, चौथी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो कहती है कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, और जो भी आमदनी मुझे आती है, जो भी मैं कमाती हूँ, मेरे लिए सेल्फ सफिशिएंट है, मेरे लिए काफ़ी है, इट इज़ इनफ फॉर माई ओन लिविंग। और कल के दिन अगर से मैं कुछ ज़्यादा कमा पाऊँ तो मैं वो सब कुछ मेरे आश्रम में लगाऊंगी। और अभी फ़िलहाल मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, मेरा फेसबुक पेज है, या कुछ और भी सोशल मीडिया सोर्सेस है जहाँ से वो शेयर करती है अपने अनुभव।
तो ये टॉपिक है, तो इसके ऊपर मुझे थोड़ा बात कर दूं, मैं कह दूं जो मुझे कहना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, देखिए ओशो आश्रमों में क्या हो रहा है, इसकी चिंता हमको क्यों करनी है? आप खुद सोच के देखिए। मुझे ध्यान करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो, मोटी मोटी बात तो मैं ये बता दूं, क्या आप दूसरों को ध्यान सिखाने के लिए सिखा सकते हो? क्या ये समृद्धि आप में है? ध्यान क्या है, एटलीस्ट ये बताने के लिए। आप ओशो का नाम ले रहे हो। ओशो एक छोटा नाम नहीं है जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, जिसको हम एनलाइटनमेंट का नाम मार्ग कहते हैं, जिसमें ध्यान एक बहुत बड़ी विधि है। तो क्या ये मार्ग बहुत इतना छोटा है? कैन यू कंपेयर योर सेल्फ विथ ओशो? अच्छा, क्या तुम्हें खुद को ध्यान हो गया है? तो कैसे, मतलब तुम ध्यान कैसे करवाओगी? कोई यदि आता है, वो कहता है कि मुझे ध्यान सीखना है, तो उसे तुम ध्यान कैसे सिखाओगी? तुम्हारे कई वीडियो मैंने देखे हैं, मुझे लगता नहीं कि तुम्हें ध्यान हुआ है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ध्यान की प्राप्ति हुई है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता तुम्हें ध्यान के बारे में कुछ पता है। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत पास्ट में कुछ वीडियोस में बात किया हूं, थोड़ा बहुत, कि ध्यान किसे कहते हैं, ध्यान किसे नहीं कहते हैं। अंततः ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान होना होता है। मैं एक छोटी कहानी शेयर करता हूं। देखिए, एक राजा थे। वो राजा को भी बहुत उत्सुकता थी यह जानने की कि ये ध्यान होता क्या है, ये ध्यान, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड ध्याना, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड मेडिटेशन। तो वो क्या करते हैं, एक उत्सुकता दिखाते हैं। एक ज़ेन मास्टर होते हैं, एक गुरु होते हैं बहुत बड़े। तो वो कहते हैं कि मैं आपके मंदिर आना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि वहां क्या होता है। ज़ेन मास्टर अनुमति देते हैं। राजा आप तो राजा हो, कभी भी आ सकते हो। तो राजा आते हैं, राजा को घुमाया जाता है। तो ज़ेन मास्टर घुमाते हैं, इधर उधर सब तरफ घुमाते हैं। राजा कहते हैं नहीं, मुझे वहां जाना है जो आपके भीतर एकदम, जिसको क्या कहते हैं, द सेंटर ऑफ योर टेम्पल, जिसको आप कहते हो सैक्रेड प्लेस। आप सब तरफ तो मुझे घुमा रहे हो, लेकिन वो जो जगह है, द सेंटर प्लेस, जिसको आप सैक्रेड प्लेस बोलते हो, तो वो मुझे आप दिखा नहीं रहे हो। तो ज़ेन मास्टर उसको घुमाते हैं, राजा को इधर उधर सब तरफ ले जाते हैं, लेकिन वहां नहीं ले जाते हैं। तो राजा कहते हैं मुझे सब जगह तो आप दिखा रहे हो, मुझे वहां नहीं ले जा रहे हो, क्यों? तो ज़ेन मास्टर कहते हैं राजा, हम वहां कुछ करते नहीं है, हम वहां पर होते हैं। ये कहने के लिए है, मतलब इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो ज़ेन मास्टर कहते हैं राजा को, वहां पर हम कुछ करते नहीं है, वहां सिर्फ हम होते हैं। वी जस्ट बी, वी डोंट डू एनीथिंग देयर। अंततः ध्यान ये है दैट वी डोंट डू एनीथिंग बट वी जस्ट बी। देखिए, ध्यान का सबसे बड़ा मालूम बताऊं आपको क्या है? सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, द स्प्रिंग कम्स एंड द ग्रास ग्रोज ऑन इट्स ओन, ये ध्यान है। एक पोएम है एक ज़ेन मास्टर का, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, द स्प्रिंग कम्स एंड द ग्रास ग्रोज ऑन इट्स ओन। बट हम जो भी करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे कारण हो रहा है। कॉरपोरेट चल रहा है तो हमारे कारण चल रहा है, ये दुनिया चल रही है तो हमारे कारण चल रही है, हिंदुस्तान का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है तो हमारे कारण चल रहा है। हो सकता है कोई पॉलिटिशियन कह दे, कोई एमपी कह दे, कोई मिनिस्टर कह दे, कोई प्राइम मिनिस्टर कह दे, मतलब हमारा बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है। लेकिन हम यही चीज एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं कह सकते।
एग्जिस्टेंस के तरफ जब हम देखते हैं तो हमारा माथा ठन जाएगा कि वहां पर कोई करता है ही नहीं, फिर भी चीजें हो रही, कोई करता नहीं, कोई भगवान नहीं है। इस बात को निकाल दीजिए दिमाग से। कोई वहां पर है नहीं, कोई भगवान, कोई ब्रह्म, कोई शिव, कोई विष्णु बैठे हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा आप हजारों साल यहां पर जियो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, आपको लॉज मिलेंगे, जैसे फिजिकल लॉज ऑफ एग्जिस्टेंस है, फिजिकल लॉज ऑफ नेचर है, उस तरह से स्पिरिचुअल लॉज भी है। तो अंततः आपको एक लॉ का पता लगेगा जिसको बुद्ध कहते हैं धम्मा। यस धम्मो सनातनो। हो सकता है आत्मज्ञान का यही मतलब है, इस लॉ ऑफ ऑल लॉज, इसकी डिस्कवरी हो जाए, वो आपके भीतर ही होगी, कहीं बाहर नहीं होगी। इसलिए तो हम उसे अंतर क्रिया कहते हैं, अंतर मार्ग कह रहे हैं, भीतर का मार्ग कह रहे हैं, बाहर तो है ही नहीं। ठीक, तो फिजिकल लॉज भी फंक्शन कर रहे हैं और स्पिरिचुअल लॉज भी फंक्शन कर रहे हैं। साइंटिस्ट की थोड़ी सी गलती क्या हो जाती है, वो केवल एक ही आयाम में जीते हैं, द लॉज ऑफ फिजिक्स। वो सब कुछ फिजिकल के तल पे तोलते हैं। उनका जो वेइंग है, उनका जो मेजरमेंट है, वो सब कुछ फिजिकल है इस धारणा से, लेकिन सब कुछ फिजिकल नहीं है। जब हम भीतर जाएंगे, भीतर जाएंगे, भीतर जाएंगे, तो हमें कुछ भी फिजिकल नहीं मिलेगा। अंततः हमको सोर्स जो मिलता है, जिस सोर्स की हम बात करते हैं, जो हम सबके भीतर छुपा हुआ है, दैट सोर्स तो स्पिरिचुअल है, वो फिजिकल नहीं। इट इज नॉट ए थिंग, इट इज नॉट ए मैटर, इट इज नॉन मैटर, इट इज नॉन फिजिकल, सो इट इज स्पिरिचुअल, जिसको हम सृष्टा कह रहे हैं, क्रिएटर कह रहे हैं। तो जो ये दृष्टा है, जो विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है, उसको किस चीज का फील होगा, एक्सपीरियंस होगा, जानकारी होगी, वो इसी की होगी, इसी सृष्टा की होगी। ठीक, तो करीब करीब ये मार्ग इस तरह का है। तो अब ये जो आश्रम जो शब्द है ना, इसको जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आश्रम क्या है? बाहर अगर से एक कुटिया है या किसी माउंटेन पे कोई एक हर्मिटेज है, या बाहर जैसे बहुत सारे आश्रम्स है जहां बाबा का कंट्रोल है, बाबा चला रहे हैं, यदि आप उनको आश्रम कह रहे हो तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। मैं आपको बता दूं, आश्रम सही अर्थों में आश्रम क्या है। देखिए, हमारे सबके भीतर जो अकर्ता बैठा हुआ है, जहां पर वो वास करता है, जहां उसका निवास है, हम सबके भीतर वह आश्रम है। फिर से बता दूं मैं आपको, जो हम सबके भीतर जो अकर्ता बैठा है, द नॉन डूअर हु इज सिटिंग इन ईच वन ऑफ अस, अनकॉज्ड, नथिंग हैज कॉज्ड इट, everything is caused by it, in the presence of which everything is getting caused, but उसे किसी ने कॉज नहीं किया है। it will always remain as uncaused, uncausal, beyond all causes। इसलिए तो हम उसे धम्मा कह रहे हैं, यस धम्मो सनातनो, beyond all laws, it's the ultimate law। उसे हम कह रहे हैं अकर्ता। तो वो जो अकर्ता का जहां निवास है, जहां वो रहता है, जहां वो वास करता है, हम सबके भीतर, उस गुफा का नाम आश्रम है, बाहर नहीं है। तो फिर आप कहते हो, फिर ये जो गुरु हो सकता है कोई एनलाइटन बीइंग है, जैसे मान लो ओशो की तरह कोई एनलाइटन बीइंग है, या जिद्दू कृष्णमूर्ति की तरह कोई एनलाइटन बीइंग है, वो किसी एक जगह से अगर से सिखा रहे हैं, तो फिर उसका क्या मतलब होगा। देखिए, मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ बताने की। जैसे हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो हम कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम श्रम करते हैं।
एवरी डे वी आर वर्किंग, बिकॉज वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि टारगेट्स है, हर एक की अपनी अपनी मांग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मांग है, कंसल्टेंट्स की मांग है, कस्टमर्स की मांग है, सप्लायर्स की मांग है। ठीक, तो यू आर सराउंडेड बाय मेनी चैलेंजेस। इसलिए तो हम ये सब कुछ, इसको क्यों संसार क्यों बोल रहे हैं? जहां पर हम रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है। देखिए, मैं मेरे अपने बेडरूम से बात कर रहा हूं, मेरी फैमिली बाहर गई हुई है, तो थोड़ा सा समय निकाल कर मैं बात कर रहा हूं। मेरे बच्चे जर्मनी से आए हैं, तो वो बाहर गए हैं, तो मैं थोड़ा सा समय निकाल कर अपने बेडरूम से ही बात कर रहा हूं। तो इस सब को हम संसार कहते हैं। यहां पर चैलेंजेस है, क्यों? क्योंकि हम बाइनरीज में हैं, अपोजिट्स में जी रहे हैं। सो देर इज ए पुल फैक्टर एंड देर इज ए पुश फैक्टर। सो यू आर गेटिंग पुल्ड एंड पुश्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, एंड हेंस यू आर इन लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो वहां पर क्या होता है? वो स्ट्रेस होता है। ऑब्वियस है, होना चाहिए, कोई गलत नहीं है। पॉजिटिव स्ट्रेस की भी जरूरत है। देखिए, स्ट्रेस में नेगेटिव स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बट पॉजिटिव स्ट्रेस इज नीडेड। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे कैसे बताऊं, मैं कोशिश करता हूं। पॉजिटिव स्ट्रेस क्या है और नेगेटिव स्ट्रेस क्या है, इनमें हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखिए, मान लीजिए हम भी इससे गुजर चुके हैं। मान लीजिए कि आप एक एग्जाम के लिए जा रहे हो। अब एग्जाम का एक समय है, आप प्रिपेयर किए हो, कल के दिन आपको जाना है, तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा समय के पहले निकलोगे ना, क्योंकि आपका एक एग्जाम सेंटर कहीं है, उसको जाने के लिए थोड़ा समय लगता है। फिर वहां पर भी आपको एक 5-10 मिनट रिलैक्सेशन में बैठना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में जाओगे, यदि आपके प्लानिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मान लो आप उठने में लेट हो गए हो या ब्रेकफास्ट करने में हो गए हो, आपने पहले प्लान की कि मुझे कम से कम 1 घंटा पहले जाना चाहिए, आपने सब कुछ देख लिया, लेकिन अब आपके पास केवल आधा घंटा बचा हुआ है। होना चाहिए था आपके पास 1 घंटा, लेकिन अब आपके पास आधा घंटा है। तो क्या होगा? अब आपको जो स्ट्रेस निर्माण होगा, ये नेगेटिव स्ट्रेस है। आपने पढ़ाई अच्छी की, सब कुछ की, 1 घंटा पहले आप गए, फिर भी वहां पर जाने के बाद, क्योंकि आप एग्जाम अटेंड कर रहे हो, एक पेपर आएगा, फिर कैसा होगा क्या होगा नहीं मालूम, उसका भी एक टेंशन होगा। वो टेंशन कोई बात नहीं, दैट इज ओके, दैट इज ए पॉजिटिव स्ट्रेस। ठीक, तो नेगेटिव स्ट्रेस क्या होगा? जो प्लानिंग ठीक से नहीं हुई, अनप्लान्ड हुआ, 1 घंटा आपके पास, आपको 1 घंटा पहले ही निकल जाना चाहिए था, लेकिन आपके पास अब आधा घंटा ही है, उससे जो स्ट्रेस होगा वो नेगेटिव स्ट्रेस होगा। ठीक, अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल, आप एग्जाम लिखने जा रहे हो, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं की, प्रिपरेशन ठीक से नहीं किया आपने, उससे जो स्ट्रेस होगा वो नेगेटिव स्ट्रेस होगा, वो पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं होगा। आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की, जम के की, फिर भी एग्जाम का तो टेंशन होगा, क्योंकि वो एग्जाम है, उससे जो भी टेंशन होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। दैट इज ऑल ओके। आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, आपने प्रेजेंटेशन नहीं किया, आपकी बोर्ड मीटिंग है या बॉस के साथ मीटिंग है, अब आप लेट हो गए हो, आप ऑफिस पहुंचे हो, अब तब लग गए हो आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, आपने एडवांस नहीं बनाया, बस अब थोड़ा ही समय बाकी है, उससे आपको नेगेटिव स्ट्रेस होगा। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस। तो हम इस तरह से बाइनरीज में जी रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट के स्ट्रेसेस होंगे। तो संसार में स्ट्रेस है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, फिर कभी कभी हमको HR से रिलैक्सेशन के लिए हम कहीं बाहर चले जाते हैं, हिल स्टेशन चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए। फिर हमारी मीटिंग्स एक हिल स्टेशन पे होती है, तो हमें थोड़ा सा क्या होता है, उस फैटिग से हमको एक रेस्ट मिल जाता है, हमको रिलैक्सेशन मिल जाता है।
बस करीब करीब इसी तरह से है। पहले के जो आश्रम बने हैं उसका साइंस केवल ये है कि संसार में जो हम श्रम कर रहे हैं, श्रम है काम करना, उससे स्ट्रेस होगा। उसमें पॉजिटिव स्ट्रेस भी हो सकते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस भी हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स बात करते हैं नेगेटिव, क्या कहते हैं वो, नेगेटिव कोलेस्ट्रॉल एंड पॉजिटिव कोलेस्ट्रॉल। So positive cholesterol is good for your health, but negative cholesterol is not good for our health. In the same way, negative stress is not good for our health. But positive stress, there's no problem. पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं लोगे तो आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, फिर वो कॉर्पोरेट में आप पिरामिड ही नहीं चढ़ोगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे, तब कैसे होगा? आगे नहीं बढ़ोगे, फिर आपको एक दूसरा सा डिससेटिस्फैक्शन होगा, अरे मैंने बहुत कुछ काम किया लेकिन कोई ग्रोथ नहीं हुई। ठीक, तो आश्रमों का डिजाइन इस तरह से हुआ है कि हमारे इस संसार में हम जो है उसके 3-4 आवरण हैं, लेयर्स हैं। वो लेयर्स हमको स्ट्रेस देते हैं। क्या? माइन, मी, यू एंड आई, इसके लेयर्स है। तो बचपन से ये लेयर्स बढ़ते जाते हैं और एक अहम का लेयर बन जाता है, द लेयर ऑफ आई। ये जो लेयर है, द लेयर ऑफ आई, इज नीडेड फॉर सर्वाइवल। वो अहंकार का लेयर है। ठीक, लेकिन जो रियल संन्यास का मार्ग है, मतलब जहां पर मैं संन्यास कह रहा हूं, नॉट इस तरह से कि आपने भगवे कपड़े पहन लिए, रुद्राक्ष माला पहन ली, विभूति लगा दी, आपने आश्रम में जाके बैठ गए बाबा की तरह, आपने संसार छोड़ दिया, अपनी फैमिली छोड़ दी, आपने जॉब छोड़ दिया, फ्रेंड छोड़ दी। वो रिनंसिएशन नहीं। रिनंसिएशन का सिंपल मतलब है गिविंग अप रॉन्ग नोशंस, रॉन्ग आइडियाज, प्रिजुडिसेस, रॉन्ग एटीट्यूड्स, रॉन्ग एप्टीट्यूड्स। ये रियल सेंस में रिनंसिएशन है। ठीक, तो मैंने बता दी आश्रम क्या है। तो गुरु क्या करता है? आपको एक रिलैक्स्ड स्टेट देता है ताकि आपको आपके भीतर जाने के लिए सुविधा बने, सरल बन, वो सरल हो भीतर जाने का मार्ग। जस्ट टू सिट एंड बी, आप ट्राई कीजिए। गुरु क्या कहेगा? जस्ट सिट एंड बी, लेकिन हम जस्ट सिट एंड बी नहीं हो सकते। वो हमारे लिए सबसे कठिन हो जाता है। आई कैनॉट सिट माई सेल्फ एंड बी, यू कैनॉट सिट योर सेल्फ एंड जस्ट बी। क्यों? जो मंकी माइंड है, वो मंक माइंड बनने के लिए उसको बहुत बाधाएं आती है। बाधाएं क्यों आती है? क्योंकि वो क्योंकि ये जो आई है वो बहुत बड़ा बन गया है। सो जो टेंस्ड सर्किट्स ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन में हमारे टेंशन के जो सर्किट्स है, उनको गुरु रिलैक्स करता है उसके आश्रम में। क्योंकि जब आश्रम में जाओगे, उसी तरह से जिस तरह से आप मान लीजिए कहीं हिल स्टेशन पे जाते हो कॉर्पोरेट से 2 दिन की छुट्टी लेकर, तो वहां पर आपको टारगेट्स का, वहां पर आपको बॉस का या ऑफिस के टाइमिंग्स का या प्रेजेंटेशन का, उस माहौल से आप अलग होते हो। तो योर ब्रेन रिसीव्स ए डिफरेंट सिग्नल। नाउ देर आर नो टेंशंस, यू आर इन ए स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। तो भीतर जाने के लिए आसान हो जाता है। जस्ट टू सिट एंड बी, जस्ट टू लुक एट योर सेल्फ, you will be able to sit and watch yourself. You will be able to sit and see the monkey mind. See how the thoughts are going, how the thoughts are coming and going, what kind of thoughts are coming and going, and you will be able to watch them. ये आश्रम है। अच्छा, वो बहन कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं कि कई सारे खेल वहां पर खेलते हैं, कूदते हैं। अरे भैया, ओशो ने आपको यदि डांस करवाया, आपको अगर से डायनेमिक मेडिटेशन करवाया,
वो जानिए, जानने की कोशिश कीजिए वो क्यों डायनेमिक मेडिटेशन करवाते थे, ओशो ने क्यों डिस्कवर किया डायनेमिक मेडिटेशन, ओशो ने क्यों बोला आपको कि आप डांस करो। ओशो ने ये नहीं बोला कि आप डांस ही करते रहो, फिल्मों में जो डांस हो रहा है उस तरह का डांस नहीं। डांस आपको एक रिलैक्सेशन देता है। यदि किसी आपके चहेते म्यूजिक को सुनते हो तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलता है। डायनेमिक मेडिटेशन करते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। फिर जो डायनेमिक मेडिटेशन के जो दूसरे अल्टीमेट तलों पे जब जाते हो, देन यू विल बी सिट एंड वॉच योरसेल्फ। इसके लिए उस डिजाइन किया गया है, मॉडर्न लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो स्ट्रेसफुल है, जो अपनी तरफ देख नहीं पाते। तो पुराने जो आश्रम की हम बात करते हैं, उन आश्रमों में भी गुरु यही करवाते थे, आपको रिलैक्स फील करवाते थे, ताकि आप अपनी तरफ देखने के लायक हो जाओ। क्योंकि वहां से शुरू होती है यात्रा। मैं अपने तरफ ही देख नहीं पा रहा हूं तो भीतर कैसे जाऊंगा। अब तो जो हमारे दूसरे लेयर्स है, एक है लेयर बॉडी का, बॉडी के लेवल पे ही टेंशन्स है, माइंड के लेवल पे भी टेंशन्स है। तो भीतर जाके जो मैं यदि साइलेंट माइंड कह रहा हूं, साइलेंट बीइंग कह रहा हूं, मंक माइंड एक मेटाफर यूज कर रहा हूं, तो वो कैसे हासिल होगा। फिर हम भीतर कैसे जाएंगे, एक एक तल से हम भीतर कैसे जाएंगे। वो तब पॉसिबल नहीं होगा। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम हमारे माइंड के लेवल पे, फिजिकल लेवल पे रिलैक्स्ड फील करें। तो म्यूजिक एक साधन हो सकता है, डांस करना साधन हो सकता है, डायनेमिक मेडिटेशन एक साधन हो सकता है, माध्यम हो सकता है, हिल स्टेशन पे जाना माध्यम हो सकता है, किसी पार्क में जाना हेल्पफुल हो सकता है। वो सब ये सभी हमको हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बहन को मैं ये कहना चाहता हूं, ओशो आश्रमों में क्या चल रहा है इसको तुम बाजू रख दो, तुम खुद पर फोकस करो। तुम्हारा अपना ध्यान कहां तक आया है। आर यू एन एनलाइटन बीइंग। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, if you are not an enlightened being, you cannot teach meditation. You cannot take anybody on the path of enlightenment. Just forget it. You think about yourself. अपने बारे में सोचो, अपने अध्यात्म के बारे में सोचो, अपनी जर्नी के बारे में सोचो। तुम कहाँ हो, किस तल पर हो, क्या तुम्हें अनुभूति हुई है, क्या तुम्हें अनुभव हुआ है अपने आप का, जिसको हम वेदांत के रास्ते पर हु एम आई कहते हैं। उस हु एम में भी तो यही है, लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स एंड यू आर रिमूविंग ऑल द लेयर्स। जानते हो वेदांत क्या है। वेदांत तो एक शब्द है लेकिन उसके कई मीनिंग है। वेद मतलब हम उसको बहुत गलत ट्रांसलेट करते हैं। वेद को हम ट्रांसलेट करते हैं नॉलेज। नॉलेज तो स्टैटिक हो गया। गूगल भी तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देता है। तो क्या गूगल गुरु हुआ है? नहीं, क्योंकि गूगल तो आपको कहीं सारे प्रश्नों का उत्तर दे दे, लेकिन हु एम आई, इस प्रश्न का जवाब तो आपको कोई नहीं दे पाएगा। इसका उत्तर तो आपको आपसे ही मिलना पड़ेगा। नो गुरु विल आंसर यू, हु एम आई। देखिए, श्री रमन महर्षि से ये शुरू होता है, वेदों से, उपनिषदों से ये शुरू होता है। कौन सा? ये जो हु एम आई का जो प्रयास है, जो द होल प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एज टू हु एम आई एंड गोइंग इनटू मेनी लेयर्स ऑफ योर बीइंग, ये जो प्रोसेस है इसका आंसर गुरु देता है क्या आपको? आप सोचिए जरा। गुरु यदि इसका आंसर देता है तो फिर वो बोरोड होगा। बोरोइंग विल नॉट हेल्प,
स्टीलिंग विल नॉट हेल्प, रॉबिंग विल नॉट हेल्प। केवल एक ही हेल्प करेगा आपको, आपकी सेल्फ इंक्वायरी। आपको खुद को डिस्कवर करना पड़ेगा। तो बहना ये किस में पढ़ी हो तुम? यू आर ए गवर्नमेंट स्कूल टीचर। तुम अच्छा, फिर जैसे पता लगेगा कि तुम अध्यात्म के मार्ग पर हो, फिर तो तुम्हारे पास कोई ये स्टूडेंट, छोटे छोटे लड़के भी नहीं आएंगे। अभी छोटे लड़कों को तुम अध्यात्म सिखाओगी क्या? उनको तो खेलना है, उनको तो खुद खेल कूद करनी है। वो तो बेचारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे हैं बालक, उनको अध्यात्म से क्या मतलब? वो तो अभी खेलेंगे कूदेंगे, बड़े होंगे, जवान होंगे, तब जाके इस तरह का प्रश्न अगर से उनमें उभरता है ध्यान का, ये तब की बात है। अभी उनको ये सिखाने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान के लिए उनकी उम्र नहीं है। ध्यान के लिए सबसे पहले तो तुम्हारी मैच्योरिटी चाहिए, 18+। ओके, उसकी भी एक अपनी मैच्योरिटी है। ध्यान सबके लिए नहीं है, छोटे बच्चों के लिए क्यों है ध्यान? जरूरत क्या है? अभी मैं एक बाबा के बारे में सुना हूं। वैसे मैं उनको कहता हूं सुस्सु स्वामी। ओके, सुस्सु, छिच्छी, शिष्य। अब ये सुस्सु स्वामी को इनकी मार्केटिंग कैसे करते हैं मैं बता दूं आपको। इनको कहते हैं कि छोटे बचपन में ही, पैदा होते ही, मतलब छोटे 2-3-4 साल, 4-5 साल होने के बाद ये सीधा गीता, भगवत गीता पढ़ने लग गए हैं, मतलब कंठस्थ थी इनको। इस तरह का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। और दूसरा क्या एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि इन्होंने बचपन में जब एक छोटे नन्हे से बच्चे थे तो इन्होंने किसी बॉल को लात तक नहीं मारी। मतलब अगर से एक वॉलीबॉल या फुटबॉल, इस तरह सा कोई बड़ा बॉल अगर से इनको दिया जाए तो इन्होंने उस बॉल को किक भी नहीं किया है। जानते हैं क्यों? वो कहते हैं बॉल को किक करना उनको लगता था कि एक बहुत बड़ा ये क्या है, एक क्राइम की तरह है, मतलब हानि पहुंचाने की तरह है। एंड ऑल दीज आर बीइंग यूज्ड टू मार्केट दिस बाबा। और इनको एम्बेसडर ऑफ पीस, अपने आप को ये कहते हैं कि आई एम द एम्बेसडर ऑफ पीस, मैं पीस देता हूं। अरे भैया, पीस कोई नहीं दे सकता। जो हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पीसफुल वर्ल्ड, इसकी जो बात कर रहे हैं ना, पीस तो इंडिविजुअल है, उसको आपको डिस्कवर करना पड़ेगा। बिना एनलाइटनमेंट के कोई पीस नहीं पॉसिबल है। फिर वो इंडिविजुअल से ही कलेक्टिव बनेगा तो सोसाइटी में पीस आ सकता है, तब वो कलेक्टिव पीस हो सकता है, बट इंडिविजुअल से बनेगा। बाकी यदि कोई पीस होगा तो एक वो फोर्स्ड पीस होगा। जैसे एक टीचर छोटे स्कूल में जब क्लास में टीचर आ जाता है तो बच्चे जो गड़बड़ी कर रहे थे, शरारत कर रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, हल्ला गुल कर रहे थे, वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कि टीचर आ गई है, टीचर आ गया है। बट दिस इज ए फोर्स्ड साइलेंस। बट जो साइलेंस ऑफ द माइंड जो हम कह रहे हैं, क्या वो फोर्स्ड है? फोर्स्ड साइलेंस से तो कुछ होगा नहीं। वो थोड़ी देर के लिए साइलेंस होगा, फिर अगेन वो कम बैक टू इट्स ओन स्टेट ऑफ ए मंकी माइंड। फिर वो जंप करेगा इधर से उधर, उधर से इधर। नहीं, गलत धारणाएं लेकर चल रही हो तुम बहना। ये जो आश्रम है, बाहर की चीज आश्रम नहीं है। बाहर से भी तुमको आश्रम करना है कल के दिन, तो मैंने बात ली, ओशो का एग्जाम्पल मैंने लिया, जिद्दू कृष्णमूर्ति का मैंने एग्जाम्पल लिया, रमन महर्षि का एग्जाम्पल लिया है। तो इस तरह से गुरुज हो सकते हैं जो बाहर के आश्रम से ये जो सही बात है आश्रम की, ध्यान की, वो हमें बताए। लेकिन तुम्हें उस अवस्था में पहुंचना पड़ेगा। यू कैन नॉट टीच बिफोर एनलाइटनमेंट, जस्ट फॉरगेट इट। सो यू फोकस ऑन योर ओन एनलाइटनमेंट, फॉरगेट अबाउट योर आश्रम। आज नहीं तो कल होगा। ये गुरुडम में क्यों पढ़ते हो तुम? एक दो यूट्यूब में अपने यूट्यूब में वीडियोस बना दिए, तुम ये लग जाते हो गुरुडम में। तुमको गुरुडम की क्यों पढ़ी है, मुझे समझ में नहीं आता है।
खुद को समझने की, खुद को जानने की, लर्न करने की। अरे भैया इसकी लर्निंग कर्व है ना। स्टूडेंट से सीधा छलांग लगाते हैं टीचर बनने में, बट देन यू विल मिजरेबली फेल इन योर लाइफ। खुद का आता पता नहीं है। देखिए ध्यान क्या है, खुद से खुद तक जाने की कला है। आई हैव टू मूव फ्रॉम मी टू मी। कब तक? जहां मैं हूं ही नहीं तब तक। जहां मेरा होना असंभव है। वेव हैज बिकम द ओशन, ड्रॉप हैज बिकम द ओशन, ड्रॉप हैज merged into the ocean and become one with the ocean. Now there is no identity as a separate drop. There is no identity of a wave. It has become the ocean. ये केवल एक सूचक है। अध्यात्म के मार्ग पर, on the path of spirituality, उसकी एक लैंग्वेज है। Don't go into the language. Go into the existential meaning of it. खुद से खुद तक जाने का जो मार्ग है वो संन्यास है। खुद से खुद तक आने के जो माध्यम है, जो मीडियम है, जो मेथड है, उसका नाम ध्यान है। जो मेथड्स कई हो सकते हैं। मैंने कहा 112 हो सकते हैं, 118 हो सकते हैं, कई सारे हैं। तो उनको ट्राई करना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल को देखना पड़ेगा वो किसके साथ वो कौन सा एक है जो उसको जचता है। उस मार्ग पर चलते चलते वो अपने आप को खो देगा, आईनेस को खो देगा। तो ये जो हमारे लेयर्स बने हैं, माइंड, मी, यू, एंड अल्टीमेटली ऑल दीज लेयर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट इज कॉल्ड आई, जिसको हम अहम कर रहे। जो तुम बहना, तुम जो कह रही थी, जो अहम की पुष्टि, जब मतलब कोई डोनेशन देता है, उसका नाम बोर्ड पे आता है, तो वो फिर वो तो अहम की पुष्टि होगी। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है? मान लो कल के दिन तुमने आश्रम खोल दिया, हाइपोथेटिकली। मान लो तुमको इनकम टैक्स लॉज अप्लाई होते हैं, होंगे ही। तुम एक ट्रस्ट बनाओगी या तुम्हारे कॉर्पोरेट का कोई एक नाम होगा, नेम एंड स्टाइल ऑफ योर एंटिटी। तो अगर से कानून बोलता है कि मुझे नाम चाहिए, या वो जो देने वाला कहता है मेरा नाम डिस्प्ले करो, तो तुमको क्या पड़िए? अहंकार होगा तो उसका होगा, लेकिन तुम्हें डोनेशन मिल रहा है ना। अभी तुम कह रही हो कि आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट माई ओन आश्रम, खुद के रिसोर्सेस नहीं है, खुद का पैसा नहीं है। अच्छा, एक और बात बताता हूं। तुम कल के दिन खुद का पैसा लगाओगी, खुद का इन्वेस्टमेंट लगाओगी, तो क्या सही में तुमको रिटर्न्स नहीं चाहिए? वो इन्वेस्टमेंट वापस नहीं चाहिए तुमको? सच में एक बार भीतर झांक के देखो, ऐसा कभी नहीं होता है। तो अगर से कल के दिन कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म भी होता है, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज ए शेयर्ड वैल्यू and a shared sensitivity. It's an organization of shared values. तुमको क्या लगता है, ओशो ने जितना भी बात किया 30-40 साल में, उन्होंने जो बात की, तुमको क्या लगता है उन्होंने ये सब फ्रॉड्स जो होते हैं इनके ऊपर बात नहीं की? उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात की कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी पता नहीं कहां जाएगा, फ्रॉड्स होंगे, लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे। बट उनको उनकी चिंता थी नहीं ना। उसी तरह से तुमको सोचना पड़ेगा। You don't bother about what kind of frauds will take place, and you don't bother about what kinds of frauds are taking place in other ashrams. आश्रम में तो वो होंगे ही, क्योंकि धर्म एक धंधा बन गया है और बाबाज उसके भड़वे बन गए हैं। तो ये होगा, ये चलेगा। तो why are you bothered? तुम्हें क्यों चिंता है? अच्छा, तुम कहती हो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक पेज है, बट वो काफी है ना।
जो तुम दे सकती हो सच में, जहां की मुझे डाउट है, तुम्हें अभी ध्यान नहीं हुआ है, तुम्हें अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फिर भी उसके पहले भी, अच्छा तुम एक बात कह रही थी कि मेरे 10 साल बर्बाद हुए हैं इस रास्ते में, इस रास्ते पर, ऑन दिस पाथ, ऑन द प्रोसेस मेरे 10 साल बर्बाद हो गए हैं। इस तरह से, जिस तरह से मेरे 10 साल बर्बाद हुए हैं, दूसरे लोगों के भी बर्बाद नहीं होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, सी इफ आई हैव फेस सम प्रॉब्लम, what would I like to see कि the other friends should not face the same kind of problem। इस तरह का हेल्प यदि मुझसे हो सकता है, मैं चाहती हूं कि इस तरह का हेल्प मुझसे हो, दिस इज वॉट यू आर सेइंग, नो प्रॉब्लम, यू स्टार्ट शेयरिंग दोज प्रॉब्लम्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विदाउट एनी आश्रम, थ्रू योर यूट्यूब चैनल, थ्रू योर फेसबुक पेज, और मे बी अदर सोशल मीडिया चैनल्स, वॉट एवर दैट इज। इतने सारे तो उपलब्ध है। अरे बहना छोड़ दो, बहना आश्रम की बात छोड़ दो, अभी समय नहीं आया है गुरुडम का। इतनी इतनी तीव्रता क्यों? वाई सो मच ऑफ, what to call it, why you are so anxious to start your babadam, your gurudam? Why you are interested in your guru shopee so early? सबको गुरु शॉपी की पड़ी है, खुद कुछ नहीं जानते हैं, बाबाज ही नहीं जानते हैं जिनके पास तुम जाते हो। 99% of the followers are duffers, 99% of the followers are foolish, 99% of the disciples are duffers। किसी को कुछ नहीं पड़ी है, they don't want, nobody wants what truth is, they all are going by perceptions, nobody is interested in truth, what that existential reality, जहां बुद्ध कह रहे हैं तथाता, सचनेस, that you are capable of that you are capable of seeing reality as it is, that you are capable of seeing things as they are। लेकिन हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द प्रिज्म ऑफ द माइंड। तो वो हमारा माइंड क्या कर रहा है? वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है। जैसे रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द ग्लास, क्या होता है? वो विबग्योर निर्माण होता है, वायलेट एट द टॉप एंड रेड एंड द बॉटम एंड, जो 7 लेयर्स बन जाते हैं, 7 बैंड्स बन जाते हैं। एक वाइट लाइट, फिर उसके उतने बैंड्स बन जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, जो साइंस उसे एक्सप्लेन करता है। बट उसी तरह से when the light of consciousness passes through our mind, it also creates so many layers. And what are those layers? Waking consciousness, dreaming consciousness, dreamless consciousness, drugged consciousness। तो उसके layers क्या हो गए? Individual consciousness, individual unconsciousness, collective consciousness, collective unconsciousness, cosmic consciousness, cosmic unconsciousness। तो ये 6 लेयर्स हो गए, और इन सब लेयर्स में जो छुपा हुआ है, जो अनडिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस है, जो नॉन डुअल कॉन्शियसनेस है, वो है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जिसको हम प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, वो जो हम सभी में छुपा हुआ है। इन सब लेयर्स के परे जाओगे तभी तो उसे जान पाओगे, तभी तो पता लगेगा तुम्हें कि वो है क्या। तो उसके पहले ही तुम क्यों चिंता कर रही हो? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर सो एंशियस अबाउट स्टार्टिंग योर आश्रम। आश्रम बाहर है ही नहीं। बाहर जितने भी आश्रम्स है वो
वो ढोंग के आश्रम है। केवल एक, वन एक्सेप्शन, इफ देर इज एन एनलाइटन बीइंग लाइक Paramahamsa, Ramakrishna Paramahamsa, if there is an enlightened being like let us say Osho, if there is an enlightened being like let's say Jiddu Krishnamurti, in similar cases I have no problem with the outside ashram, because that guru knows how to handle you, that guru knows how to handle the monkey mind. जब तुम खुद का ही माइंड हैंडल नहीं कर पा रही हो तो दूसरों के माइंड्स को कैसे हैंडल करोगी? फिर वो उसी तरह से होगा। एक जोक में कई मंकीज होते हैं, पहले उन मंकीज को सुबह 2 रोटी मिलती थी, फिर शाम में 3 रोटी मिलती थी। जुमला मतलब उनको टोटल 5 रोटी मिलती थी दिन भर। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मंकी को हैंडल कर रहा था, मान लीजिए, तो वहां पर एक दिन प्रॉब्लम आ गई कि उनके पास स्टॉक ऑफ फूड, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने कहा, जो मंकीज को हैंडल कर रहा है उसने कहा, भाई आज हम आपको सुबह 3 रोटी देंगे, शाम में 2 रोटी देंगे। सब बंदरों ने हड़ताल की। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। पहले हमको 2 रोटी सुबह मिलती थी, शाम में 3 मिलती थी, हमको बस इसी तरह से चाहिए। बट भैया टोटल तो 5 ही रोटी मिल रही थी ना, क्या फर्क पड़ता है? एक दिन सुबह 2 खाओगे तो पहले 3 खा रहे थे, अभी सुबह 2 खाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? या पहले 2 खा रहे थे अभी 3 खाओगे, या पहले 3 खा रहे थे अभी 2 खाओगे, पूरी तो पूरी 5 रोटी तो मिल ही रही है। तो बंदरों ने हड़ताल की। करीब करीब इस तरह से होगा बहना। अच्छा, ओशो से सीखो पॉलिटिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तुमको क्या लगता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स नहीं थी? तुम कैसे हैंडल करोगे उस तरह की पॉलिटिक्स को? बस वीडियो बना देते हैं, मुझे आश्रम खोलना है लेकिन पैसे नहीं है। अरे तुम्हारी वही बातों में पता लग रहा है, जब तुम्हें आश्रम खोलना है तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो कैसे खुलेगा? अच्छा चलो, मान लो दूसरा कोई है कि तुम्हें इन्वेस्ट करना चाहता है, वो क्यों करेगा इन्वेस्ट? उसको रिटर्न्स नहीं चाहिए उसके पैसे पे। किस तरह की बचकानी बातें कहते हो तुम, करते हो तुम? तो मुझे केवल इतना कहना है, इन सब बातों को छोड़ो, फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर ट्रू सेल्फ। अगेन वही हो रहा है, वो बंदर माइंड जो है, जो मंकी माइंड है, वो कूदकर, एक ब्रांड से कूदकर दूसरे ब्रांड से आकर तुम्हें कह रहा है कि हो गया है, अब तुम आश्रम शुरू कर दो। दिस इज हाउ आवर माइंड ट्रिक्स। माइंड भी ट्रिक प्ले करता है, हमको डिसीव करता है। क्यों? क्योंकि माइंड अंततः ध्यान से मर जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है, और वो नहीं चाहता कि उसका अस्तित्व मिटे। मंकी माइंड इज द बिगेस्ट बॉस। जस्ट लाइक हाउ योर बॉस वांट्स टू कंट्रोल यू इन द कॉर्पोरेट environment, in the same way your mind wants to control you throughout the life. It doesn't want to die. नो माइंड का मतलब क्या है? जब मैं कहता हूं नो माइंड, माइंड से तुम नो माइंड को आते हो, मंक माइंड जिसको मैं कह रहा हूं, सूचक, केवल सूचक, तो वो तुम्हारी कंडीशन, तुम्हारी जो कंडीशनिंग हुई है उसको निकाल फेंकता है। अनकंडीशनड माइंड, नॉन रोबोटिक माइंड, नॉन मैकेनिकल माइंड, साइलेंट माइंड, उसी को मैं मंक माइंड कह रहा हूं, उसी को ही मैं नो माइंड कह रहा हूं। दैट यू आर नॉट गोइंग बाय द नोशंस, दैट यू आर नॉट गोइंग बाय कंसेप्ट्स। देखिए लाइट जल रहा है, ये कंसेप्ट है। लाइट को किसने जाना है? किसी ने नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद कहते हैं। फिर भीतर की जो लाइट है, जिसे हमने चैतन्य कहा है, वो तो और दूर है। जब हमने यही लाइट को नहीं जाना है,
वो लाइट तो बहुत दूर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं? एवरी टॉम डिक हैरी टॉक्स, आई मीन देखिए मैं कोट एज इट इज नहीं कोट कर रहा हूं, मुझे याद नहीं रहते इस तरह से। अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं एवरी टॉम डिक हैरी थिंक्स ही नोज अबाउट व्हाट इज क्वांट। क्वांट मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइट। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं एवरी टॉम डिक हैरी थिंक्स ही नोज व्हाट आर क्वांट्स बट नो बडी नोज व्हाट क्वांट्स आर। मतलब वो कह रहे हैं नो बडी रियली नोज व्हाट लाइट इज। दे ऑल आर टॉकिंग बट नो बडी नोज व्हाट लाइट इज। लेकिन हमारे उपनिषद क्या कहते हैं? वट एवर दैट यू कैन थिंक इट इज नॉट कॉन्शियसनेस। मांडुक्य उपनिषद ठोक ठोक के बोलता है कि वट एवर दैट यू आर थिंकिंग इट इज नॉट कॉन्शियसनेस। तो फिर कॉन्शियसनेस का पता कब चलता है तुमको? जो मैं फोर्थ वेकिंग कॉन्शियसनेस, ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस, ड्रीमलेस कॉन्शियसनेस, ड्रग्ड कॉन्शियसनेस, अवेकन्ड कॉन्शियसनेस तुम्हारा चैतन्य से मिलवाता है। when you become conscious of consciousness itself, when I become conscious of consciousness, it is called awareness. Awareness का मतलब हो गया I have become conscious of myself. In between कुछ नहीं है। waking consciousness क्या है? content in the consciousness है। dreaming consciousness क्या है? content in the consciousness है। dreamless consciousness क्या है? क्योंकि हमको बाद में आने के बाद पता लग रहा है in the waking awareness we are coming to know कि मुझे dreamless sleep का अनुभव हुआ है। That is again a content in the consciousness. drugged consciousness क्या है? content in the consciousness है। जब हम कह रहे हैं कि I am conscious of something, जिसको साइंस कहता है क्वालिया या फेनोमेनल एक्सपीरियंस, जो ब्रेन का एक्सपीरियंस है, जो माइंड का एक्सपीरियंस है, उसको वो कहता है, न्यूरोलॉजी कहती है, न्यूरोसाइंस कहती है क्वालिया या फेनोमेनल एक्सपीरियंस। वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। तो तुम्हारे ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है कौन से? द एक्सपीरियंस ऑफ द वेकिंग माइंड और वेकिंग बॉडी, द एक्सपीरियंस ऑफ द ड्रीमिंग माइंड और द ड्रीमिंग बॉडी, द एक्सपीरियंस ऑफ द ड्रीमलेस बॉडी और ड्रीमलेस माइंड। ये सब क्या है? द एक्सपीरियंस ऑफ द ड्रग्ड बॉडी और ड्रग्ड बॉडी और ड्रग्ड कॉन्शियसनेस और ड्रग्ड माइंड। ये सब एक्सपीरियंसेस क्या है? they are content in the consciousness, they are not consciousness. You are becoming conscious of them. But when you will become conscious of yourself, you will become conscious of yourself when there is no content in between. What is the content? Content is your mind, content is your thoughts. इसलिए तो पतंजलि क्या कह रहे हैं? चित्त वृत्ति निरोधा। ध्यान क्या कर रहा है? ध्यान is cessation of your thoughts. It is helping you to cease the thoughts, that the thoughts are no more. Only you are there. You are there means your witnessing consciousness is confronting the supreme consciousness. It is just like you are standing before the mirror as it is, that there is no dust settled on the mirror. Mirror is not opaque. There is no dust on it. Means all impurities have gone. The impurities of the mind have gone. All layers have vanished. Now you are standing in front of the existential reality as it is. There is nothing in between. And now in that moment you are becoming conscious of yourself. In a silent mind, I am saying there is this possibility. Dhyana, meditation, mindfulness will help you to arrive at that point of silent mind. When your witnessing consciousness is standing absolutely in front of the supreme consciousness. The drop is standing before the ocean. Now it is merged and has become one. The wave has come in contact with the ocean and has become one and lost all identity. You are no more, only the non-dual is. ये एक्सपीरियंस है बहना एनलाइटनमेंट का, ये अनुभव है, ये तुम्हें एक तरह की मुक्ति देता है।
जो हमारे सब ये बॉन्डेज थे, आइडेंटिटीज के, अटैचमेंट के, दैट माइंड आइडेंटिफाइज विथ ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। फिर वो माइंड एकदम फ्री हो जाता है उस एक्सपीरियंस में। उसको हमने मोक्ष कहा है। इट गिव्स यू ए काइंड ऑफ ए डिफरेंट फ्रीडम, जिसको पतंजलि क्या कहते हैं, सीडलेस समाधि, निर्बीज समाधि। वो तो समाधि के भी डिविजन्स करते हैं, 2-3 डिविजन्स करते हैं। एक सिंपल समाधि है, अंततः निर्बीज समाधि, सीडलेस समाधि। मतलब आप वहां पर माइंड, नो थॉट इवन कैन एंटर द माइंड इज डेड, यू आर इन नो माइंड। व्हेन यू आर इन नो माइंड, you are absolutely in close connection with your soul, and your soul, you know that it is in connection with the Supreme, and then you experience that non-dual, undifferentiated, spotless, purest consciousness, जिसको हम कह रहे हैं चैतन्य। और तुम्हें क्या देगा, जिसको मैं कह रहा हूं सच्चिदानंद। ये तुम्हारा स्वरूप है, ट्रुथफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल बीइंग। नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द ट्रू पीस फ्रॉम आउटसाइड। दैट पीस हैज नो मीनिंग। दिस दैट एम्बेसडर ऑफ पीस इज टॉकिंग अबाउट, वो ऐसी बातें करते हैं जैसे मैं तुमको पीस देता हूं। द एम्बेसडर ऑफ पीस, सुसु स्वामी। दैट इज नॉट द पीस, दैट इज नॉट द ब्लिस, दैट वोंट गिव यू एनीथिंग। प्लीज, मैं तो बार बार भैया हाथ जोड़ता हूं, गलत धारणाओं में मत पड़ो। कम आउट ऑफ रॉन्ग नोशंस, कम आउट ऑफ रॉन्ग आइडियाज, come out of wrong aptitudes, come out of wrong attitudes। क्योंकि ये ध्यान के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा है। देखो, 2 सबसे बड़ी बाधा है ध्यान के मार्ग पर। एक है तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा जो ढोंग। फिर दूसरा है तुम्हारा चैटरिंग माइंड, जो तुम्हारा मंकी माइंड तुम्हें मंक माइंड बनने से रोकता है। इन दोनों से तुमको छुटकारा पाना हो, और ध्यान उसका मार्ग है बहना, ध्यान उसका मार्ग है। तुम आश्रम छोड़ो बहना, आश्रम छोड़ो। बस आई थिंक मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। इसी तरह से समझ आता है, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मुझे बोलो 10 घंटे बात करो, देखिए मैं किसी चीज़ को रेफर नहीं करता। मैं जो कह रहा हूँ नॉलेज नहीं है। आई डोंट रेफर टू एनी बुक। I am not concerned with Upanishads. I am not concerned with Vedas. Have you ever seen me that I am referring to some kind of laptop, some kind of PowerPoint? I keep on talking whatever that comes to my heart. And I can go on and on. Let me tell you, I can speak for 10 hours without drinking, without eating, without even getting from this place. And without even referring to anything. अरे उसी को ही तो कहते हैं, वही तो है जो ध्यान तुमको ये जो सब लेयर्स है, द फॉल्स लेयर्स, इट विल जस्ट, दे विल ऑल पॉप ऑफ, दे विल ऑल इवोपोरेट। फिर वही बचेगा जो सही है। तो ईगो हमारा फॉल्स सेल्फ है, तो जो हमारा सोल है वो ट्रू सेल्फ। वहां तक जाने की जो प्रक्रिया है वो ध्यान है। खुद से खुद तक जाने की जो प्रक्रिया है वो ध्यान है। और वह जो प्योर चैतन्य जो जहां पर है वो अकर्ता है। वो जहां पर उसका निवास है, जहां पर वो रहता है, जहां पर वो वास करता है, वह आश्रम है बहना। तो बस दोस्तों, अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, फिर अगर दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बस जो मैं हमेशा अंततः जो कहता हूं, तमसो मा ज्योतिर्गमया। ओ गॉड, मूव अस, यू, मी एंड वी ऑल, मूव अस फ्रॉम डार्कनेस टू illumination.
प्लीज मूव अस ओ गॉड फ्रॉम इग्नोरेंस टू एनलाइटनमेंट। थैंक यू सो मच। ओम शांति शांति शांति।